हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और मैं आप लोग का इस ज्ञान गंगा चैनल पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँ, इस चैप्टर का ये अंतिम वीडियो होगा और मैं कल ही बताया था कि पढ़ने वाले हैं मूल कंसेप्ट। ठीक है, तो मूल कंसेप्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, बेसिकली उसको टैकल करेंगे और जो थ्योरी पोर्शन से क्वेश्चन आता है वो काफ़ी आसान आता है। लाइक एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, एवोगाद्रो को कैसे डिनोट करते हैं, उसकी साथ साथ देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें, इनमें रिलेशन कैसे होता है। तो बहुत आसानी से मैं आपको इस चीज़ को समझा पाऊँगा। देखिए कैसे। तो केमिस्ट्री में मैंने क्या बताया, मोल कंसेप्ट ये है, इसको बोलते हैं मोल संकल्पना हिंदी में। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि मोल क्या है। ठीक, किसी पदार्थ का परिमाण होता है, किसी पदार्थ का परिमाण होता है जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी परमाणु C12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में होती है। दोस्त, कण कहने का मतलब हो सकता है वो अणु हो सकता है परमाणु हो, और हो सकता है आयन हो। ये तीनों हो सकता है। फिर से कहता हूँ, किसी पदार्थ का परिमाण होता है, किसी भी पदार्थ, अगर कोई भी पदार्थ होगा तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उसका परिमाण होगा। बोल रहा है कि जिसमें कणों की संख्या, जो कण होंगे, हो सकता है अणु के फॉर्म में, परमाणु या आयन के फॉर्म में, की संख्या उतनी ही होती है जितनी परमाणु C12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में। आपसे कभी भी ये चीज़ फार्मूला नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगली बात देखिए, जो रिलेशन बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहली बात क्या बता रहा हूँ कि एक मोल पदार्थ चाहे फिर किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, किसी भी चीज़ से क्यों ना बना हो। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं पदार्थ बोल रहा हूँ। एक मोल पदार्थ इज इक्वल टू 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू 1 ग्राम अणु द्रव्यमान इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन का द्रव्यमान। मतलब अलग क्या है, ये चीज़ परमाणु, अणु और आयन, यही चीज़ आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, सारे का वैल्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं और होते कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है डिजिट, अभी आपको समझाऊंगा 1 सेकंड के बाद। अब देखिए, आप एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, इसी का एग्जाम्पल समझाना चाहा तो 1 मोल सोडियम लिया मैंने। 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू, तो सोडियम का क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। सोडियम में आप देखेंगे तो Na लिखते हैं और हाइड्रोजन में देखते हैं तो H2 लिखते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन में 2 परमाणु है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सोडियम में 1 परमाणु से बना हुआ है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम होगा। कैसे 23 ग्राम आएगा, आपको ये भी चीज़ समझा दिया पहले ही दिन कि सोडियम का अगर 11 होता है तो 11 दूना 22 और 1 23। ठीक है, तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान है। वही बोल रहा है कि 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम, मतलब उसका द्रव्यमान बता रहा है, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम परमाणु। ठीक है, तो समझ गया। अब 1 मोल कुछ भी बोले तो उसको इस तरह से आपको कोरिलेट करना है। मान लो 1 मोल हाइड्रोजन बोल रहा है, तो हाइड्रोजन 1 मोल में कितना ग्राम होगा, हाइड्रोजन कैसे लिखोगे आप, H2 लिखोगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 हाइड्रोजन नहीं है, 2 है, इसका मतलब 2 ग्राम होगा। और 2 ग्राम इज इक्वल टू कितना लिखोगे, ये लिखोगे। ठीक है, जब हाइड्रोजन अणु बोल रहा हूँ तब परमाणु बोलूँगा तो 1 ही ग्राम लूँगा उसका एग्जाम्पल के लिए। वो भी चीज़ आगे आपको समझाने वाला हूँ। अगली बात देखिए, एवोगाद्रो संख्या, ये भी दिमाग में रखिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एवोगाद्रो नंबर या एवोगाद्रो संख्या क्या होता है, किसी पदार्थ की 1 मोल में जितने कण होते हैं उसी संख्या को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एक्चुअली एवोगाद्रो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को बताया, इसीलिए उनके नाम पे, उनके सम्मान के लिए ये एवोगाद्रो संख्या कहलाया और उसी का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जो आपको यहाँ भी अभी बोला था कि बताऊँगा। समझ पाए होंगे। अगली बात अगर देखेंगे तो इसको सूचित कैसे करते हैं, तो N0 से करते हैं। ठीक है, N0 का मतलब एवोगाद्रो नंबर है ये। अगली बात, मोल इकाई क्यों आवश्यक है। देखिए, अभी तक जानते होंगे कि परमाणु द्रव्यमान मेजर कर लेते थे, ग्राम में कर लेते थे, AMU में कल मैं आपको बता रहा था कुछ यूनिट था। लेकिन ये मोल को यूनिट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या ज़रूरी है मोल को यूनिट बनाना, तो इसको आप समझिए। मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने, इसके माध्यम से मैं आपको बहुत आसानी से बताने में सक्षम होऊंगा। देखिए, अगर आप हाइड्रोजन को लिखेंगे इस तरह से H2 + O, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। लेकिन एक्चुअली आपको पता होगा कि ऑक्सीजन परमाणु के फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि अणु के फॉर्म में होता है। O2 लिखा था ऑक्सीजन।
तो अगर O2 लिखाएगा तो यहाँ पे इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना होगा। अब 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो आप यहाँ पे 2 लगा लेंगे, तब जाके ये होगा एक केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। तो इसी तरह से एक यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हूँ अब आप समझ पा रहे होंगे। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए जो मैं कहने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है दोस्त, ठीक, और यहाँ पे है 2। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन के 2 अणु, समझ पा रहे हैं, ऑक्सीजन ये O से, इसका मतलब ये ऑक्सीजन है दोस्त, ठीक है, ऑक्सीजन के 1 अणु, ये आप देख पा रहे हैं, के साथ अगर अभिक्रिया होता है तो जल के कितने अणु बनेंगे, 2 अणु, ये देख पा रहे हैं, ठीक। अगली चीज समझिए, तो मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। ये बात समझ में आ गया। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूँ, ये कहाँ से आया जो 4U लिख रहा है, ये सब लिख रहा है, तो फिर से मैं आपको बताऊँ, जगह यहीं पे लिखता हूँ। हाइड्रोजन अब कितना है, यहाँ पे 4 है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 × 4 करेंगे तो ये 4U होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 का होगा 16, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो 2 × 16 = क्या होगा, 32। और H2O के लिए निकाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ऑक्सीजन कितना है 2, तो 32, 32 और 4 36, यहाँ भी 32 और 4 36। वही कह रहा है कि हाइड्रोजन के अणु के 4U ऑक्सीजन के 32U के साथ संयोग करके कितना बनाएगा, 36U जल का निर्माण करेगा। अब देखिए इन दोनों बातों से निष्कर्ष क्या निकलता है, या फिर ये दोनों चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मोल को क्यों अपनाया गया है। अब आप बताओ, खुद से सोच के देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड है या ये कॉम्प्लिकेटेड है। जाहिर सी बात है आपको सेकंड वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो यही चीज़ फिर से आपको समझाऊंगा कि पदार्थ की मात्राओं की गणना द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा उनके अणु और परमाणु के आधार पर ज्ञात करना अत्यधिक आसान है। इसका मतलब ये वाला ज़्यादा इजी है। और ये किसके ऊपर आधारित है, तो ये है इसके ऊपर आधारित। अतः नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई, ठीक है। इसीलिए मोल को हमने अपनाया। मोल कंसेप्ट के माध्यम से इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको जानना है, तो फिलहाल जो जानना है वो याद रखना है एवोगाद्रो नंबर का वैल्यू। दूसरी बात जो जानना है ये वाली रिलेशन, इसमें बाकी चीज़ें काम का उतना नहीं है, ठीक। अगली बात आप इधर देखिए, न्यूमेरिकल कुछ है, तो उससे पहले मोलर द्रव्यमान। ये क्या होता है मोलर द्रव्यमान, किसी तत्व के परमाणु के 1 मोल की द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसकी इकाई क्या होता है, ग्राम में होता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम की मोलर द्रव्यमान 23 है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए क्लोरीन की कोई पूछ देता कि मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो आप आराम से बता पाते 35.5 ग्राम। इसी तरह से मान लीजिए आपसे कोई पूछ देता ऑक्सीजन का बता दो, या किसी का भी बताने पूछ लेता, तो आप सक्षम हैं, ठीक है। उसका सीधा सीधा आपका एटॉमिक मास बताना है, वही उसका मोलर वैल्यू होगा। लेकिन इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, यू में नहीं लिखते। अगली बात आपको समझना होगा, जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक। बहुत आराम से और सावधानी से इसको समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। मैं आपको समझाता हूँ। 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये हीलियम बोल रहा है ना, तो हीलियम का सबसे पहले एटॉमिक मास कितना होगा, आप बता दो। 2 है, 2 दूना 4 ग्राम होगा। इसका मतलब जो एटॉमिक मास है, जितना एटॉमिक मास है उतना = 1 मोल होगा ना मेरे दोस्त, क्लियर। तो क्या बोल रहा है, इसका एक्चुअली फार्मूला भी होता है। मैं कभी भी आपको फार्मूला सजेस्ट नहीं करूंगा, वरना आप बहुत सारे फार्मूला याद करोगे, कोई मतलब नहीं है। बहुत आसानी से बिना फार्मूला का सारा सोल्व करवा दूंगा। तो अगर 32 ग्राम हीलियम बोल रहा है, सबसे पहले आपको बताना होगा कि 4 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में 1/4 मोल होता है। तो 52 ग्राम में 1/4 × 52 13, इसका मतलब कितना होगा, 13 मोल आंसर। कोई समस्या। इसी तरह से इसको देखते हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल को क्या बोल रहा है कि 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या में कितने मोल होंगे। मेरे दोस्त 1 मोल = लिख सकता हूँ 6.022 × 10⁻23। इस चीज़ को आप यहाँ से समझिए, हो रहा ना, किसी भी चीज़ का 1 मोल = इतना ही होगा। कुछ भी बोले, कुछ भी बोले।
अब देखिए, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में 1 मोल होगा। तो एक के लिए क्या करोगे, 1 बाई कर लोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगला कितने में निकालना है, तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। जब ये आप करोगे तो यहीं पे एक्चुअली स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे इंटू में लिख लूँगा। तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, इससे अगर इसको कट करेंगे तो 2 होगा। 2 इंटू 1 क्या होगा, इसका मतलब आंसर कितना होगा, 2 मोल। ठीक है, आसान होते हैं न्यूमेरिकल, डरना नहीं है। अगली बात देखिए, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस। ध्यान रहे, नाइट्रोजन गैस बोलेगा तो हमेशा आपके दिमाग में N2 आना चाहिए। अगर नाइट्रोजन परमाणु बोलेगा तो सिर्फ N आना चाहिए। और अगर इतनी सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब आपका सॉल्यूशन जो निकालेंगे वो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन तो सही रहेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, 0.5 मोल। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस में उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान निकल जाएगा ना। तो नाइट्रोजन एक परमाणु में कितना होता है, अगर सिर्फ नाइट्रोजन में कहता है ऐसे समझिए, तो क्या बोलेंगे आप, 7 दूना 14। लेकिन ये N2 है तो क्या बोलेंगे आप, 28। समझ पाए कैसे लाया। तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितना होता है, 28 ग्राम होता। क्लियर। तो आप सीधा सीधा, अब ये क्या बोल रहा है, 0.5 मोल में कितना, जब 1 में इतना है तो 0.5 मोल नाइट्रोजन में द्रव्यमान कितना होगा, इसका आधा कर लेंगे ना सीधा, तो इधर भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा मेरे दोस्त, 14 ग्राम। बताइए, कोई भी फार्मूला मैं आपको बताया क्या, फार्मूला की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप फार्मूला याद करने की कोशिश करेंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, गलत कराएंगे। अगली बात बोल रहा है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ नाइट्रोजन गैस बोला था, यहाँ नाइट्रोजन परमाणु बोलेगा। तो फिर मैं कहूँगा कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम परमाणु है तो एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका 14 ग्राम होगा, न कि 28 ग्राम होगा। इसका मतलब ये 0.5 बोल रहा है मोल में, तो आपको क्या करना होगा, इसका आधा ये है तो इसका भी आधा होगा, मतलब 14/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 7 ग्राम। यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल को आपको बना लेना है आसानी तरीके से। अगली बात समझिए, एक और कंसेप्ट आपको जानना है यहाँ पे, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन करा दे रहा हूँ। मोलर आयतन होता है, क्या होता है ये, सामान्य ताप और दाब पर, कई बार लिखा रहेगा STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप जरूर बाय हार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बात, 22.4 लीटर या 22.4 लीटर में कितना अणु होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु होंगे ना। अब देखिए, एक दो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, एक आप खुद बनाइएगा, इसको या इसको यही बता देता हूँ। चलिए, तो इसको यहाँ सॉल्व करा दूँ। ठीक है, अब देखिए 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे कि सोडियम है। अब पहले देखिए, जो परमाणु मिले ना उसके बारे में पहले बात करना चाहिए। तो आप सिंपल सा लिख लो कि 23 ग्राम सोडियम परमाणु में कितना होगा, 1 मोल होगा। ठीक, और ये 1 मोल इजिकल टू कितना लिख सकते हो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण लिख सकते हो। इसका मतलब मैं इस ग्राम के और इसमें रिलेशन ले सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा लिखोगे कि चूंकि 23 ग्राम सोडियम में कितना होगा अणु, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण होंगे। इसका मतलब 1 ग्राम में कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे दोस्त, 23। लेकिन अगर निकालना किस में बोल रहा है, 46 के लिए बोल रहा है, तो यहीं पे आप कर लीजिए, ले जाके यहाँ 46 से इंटू, तो 23 से काट दीजिए 2, इसका मतलब इंटू कर देंगे तो 044 इंटू 10 टू द पावर 23 कण, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे मुझे। 92 ग्राम सोडियम परमाणु में कितने मोल होंगे, आपको ये आंसर बताना होगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग बताते हैं, बहुत अच्छी बात है जो बता रहे हैं, मैं खुद देखता हूँ कि कौन कौन रिप्लाई दे रहे हैं। जो नहीं देते हैं, देखते हैं तो ज़रूर दिया कीजिए, अच्छा होगा।
अगर आप सोल्व करते हैं तो बाकायदा बताइए, गलत हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, डरना नहीं है। सीखने के लिए लाज और शर्म कभी भी नहीं होना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो भाई इन सब चीज़ों के लिए, समझ पा रहे हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं क्या लिख रहा हूँ गलत है सही है, अटेम्प्ट कर रहे हैं ना आप, यही बहुत बड़ी बात है। और आप कोशिश कीजिए लिखने का, ऐसा नहीं है आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाएंगे, ये कोई इशू की बात है नहीं। फिर भी अगर आप लिखते हैं तो एक आपके पर्सनालिटी का वो हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जिस तरह से जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में, बिल्कुल मैं उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ूंगा। जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे, जाइए प्रीवियस वीडियोस के देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैं बात करूँ फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री चल रहा है, करंट अफेयर संडे को पढ़ाता हूँ, साथ साथ देखे होंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दिया है, और एक सब्जेक्ट पॉलिटी 11th क्लास की NCERT पढ़ा दिया है। और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर जानना चाहोगे जो नए हो, मैं करंट अफेयर्स भी अपडेट कराता हूँ उसी इंस्टेंट, उसी जगह जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट होती है। साथ साथ अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, तो उसी जगह मैं उसको भी पुट करता हूँ। जैसे आप हड़प्पा भी अगर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री में, तो भी मैं आपको जिक्र करते चला कि लोथल में क्या बोला गया, नया कुछ बन रहा है, तो साथ साथ राखीगढ़ी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेरी ये अच्छी आदत है कि करंट को वहीं पे अपडेट कराता हूँ, इससे आपको ज़बरदस्त वाली बेनिफिट होगी। साथ साथ आपको पता चलता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और क्यों है। क्यों का जवाब है, जो करंट में टॉपिक जुड़ जाए वो क्वेश्चन का हिस्सा बनना तय होता है। आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। यदि कोई एग्जाम होता है तो उसका क्वेश्चन मैं ज़रूर देखूंगा और आपके सामने रीजन के साथ बताऊँगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वीडियोज़ देखते रहें, दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करेंगे और कर भी रहे हैं। मैं जानता हूँ आप कर रहे हैं, तो इस काम को कंटिन्यू रखिए। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप अपना कर्तव्य करते रहिए। धन्यवाद।